Good morning. Today is 13 December 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले हम नज़र डालते हैं उन आर्टिकल्स पर जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम वो है जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड आर्टिकल। ये देखिए साइड में छोटा आर्टिकल, नीचे टर्की से रिलेटेड आर्टिकल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दो तीन वर्ड्स दो तीन लाइनें इसमें डिस्कस करेंगे। और जो मेन आर्टिकल है वो आज है फोटोस्टेटेड कॉपी के राइट से रिलेटेड। या आपको याद होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की जो बेंच थी उन्होंने एक जजमेंट दी थी और उन्होंने फोटोस्टेट करने के अधिकार को बरकरार रखा था, जो कि एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सेम केस गया डबल बेंच में, हाई कोर्ट की डबल बेंच में सेम केस गया और उसमें भी इन्होंने, जो जजेस की बेंच है, दो जजेस की बेंच ने इस फैसले को बरकरार रखा और इस बैलेंस को, एजुकेशन और जो पब्लिशर्स के राइट है, इस बैलेंस को बरकरार रखा। जो ये आर्टिकल है इंडो पैसिफिक पोटेंशियल, ये इंडोनेशिया से रिलेटेड आर्टिकल है, यानी इंडिया और इंडोनेशिया रिलेशंस की बात इस आर्टिकल में की गई है। नीचे जो आर्टिकल है ये आर्टिकल है जीएसटी से रिलेटेड, यानी जीएसटी में बीड़ी सेक्टर को लाने से रिलेटेड, यानी बीड़ी पे टैक्स बढ़ाया जाए और उससे हो रहे हेल्थ इफेक्ट्स को रोका जाए, यानी जो रॉन्ग हेल्थ इफेक्ट्स हो रहे हैं बीड़ी पीने से उसको रोका जाए टैक्स बढ़ाकर। और जो ये साइड में आर्टिकल है ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये वही डीमोनेटाइजेशन की से रिलेटेड आर्टिकल है और काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कस हो चुका है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड। देखिए, कंटेक्स्ट बताने से पहले मैं आपको जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। हमारे देश में हमारी जो डेमोक्रेसी है तीन पिलर्स पर टिकी हुई है। एक है जुडिशरी, दो है लेजिस्लेचर और तीसरा है एग्जीक्यूटिव। ये देखिए तीन ब्रांचेस और तीन हमारी जो है डेमोक्रेसी इन तीनों पर टिकी हुई है। और होता क्या है, देखिए डेमोक्रेसी आइडियली तब सबसे अच्छा काम करेगी जब ये तीनों के तीनों अपने अपने दायरे में रहकर अच्छा अच्छा काम करें और डेमोक्रेसी को सफल बनाएं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि दो हमारे जो पिलर हैं, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, जैसे आपने देखा होगा लेजिस्लेचर में अभी बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट अभी पूरा का पूरा डिमोनेटाइजेशन के कारण में जो हमारा विंटर सेशन था पूरा का पूरा धुल गया, कुछ भी काम इसमें नहीं हुआ, यानी लेजिस्लेचर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा देखिए एग्जीक्यूटिव, जब देखिए यूपीए के टाइम में आपको याद होगा बहुत सारे करप्शन के चार्जेस आए थे, 2G स्कैम और जो कॉमनवेल्थ स्कैम्स, तब जुडिशरी ने अपना एक्टिविज्म दिखाया था और हर एक स्कैम में, आप चाहे 2G स्कैम ले लीजिए, उन्होंने एलोकेशंस को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा हम करेंगे एलोकेट, अच्छे से करेंगे। उन्होंने कोलजी स्कैम में एक जांच की, यानी SIT गठित करी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जो इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने वहाँ पे मांग की और वो हुई उसके बाद में, और काफ़ी घोटाला सामने आया। तो देखिए जब जब लेजिस्लेचर्स और यानी पार्लियामेंट या फिर एग्जीक्यूटिव्स यानी सरकार ये काम नहीं करते तो जुडिशरी अपना डंडा चलाती है और जुडिशरी एक्टिविज्म वहां देखने को मिलता है। लेकिन ये सिर्फ देखिए, आप इसको छोटा सा और एग्जांपल ले लीजिए। एक्टिविज्म इसको क्यों कहते हैं? एक एटम होता है, एटम में सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल स्टेट में होते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स कभी जब उनको हम एक स्टिमुलेट प्रोवाइड करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे। अब आप इसको छोटा सा एग्जांपल ऐसे लीजिए, ये इस एटम के अंदर में तीनों के तीनों यानी जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव स्टेबल स्टेट में है। अगर थोड़ा सा स्टिमुलेट दें किसी कारणवश, अगर वो एटम हाई एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं तो वो एक्टिविज्म हो जाएगा इनका। यही जुडिशरी के साथ में अभी बराबर पड़े हैं, लेकिन कुछ स्टिमुलेट होने के बाद में हायर स्टेट में चले जाएंगे तो वो एक्टिविज्म होएगा, वो जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाएगा। तो ये है। अब केस जानते हैं कि इस केस में जुडिशियल एक्टिविज्म की बात हो रही है। कंटेक्स्ट ये है, देखिए उत्तराखंड में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया। उन्होंने क्या किया कि 3-4 जो लिक्विड शॉप्स थी, लिक्विड सेल को बैन कर दिया इन्होंने। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने शराब की बिक्री पर बैन कर दिया और इससे रिलेटेड ये केस भी नहीं था। और इससे देखिए ये काम जो है किसी भी, जैसे आप बिहार में देखिए, बिहार में जो लिक्वर की सेल को प्रोहिबिशन किया गया है वो सरकार ने किया है। तो किसी भी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप शराबबंदी पर बैन यानी शराब बेचने पर बैन लगाते हो तो ये काम सरकार का नहीं, ये काम सरकार का है, ये काम जुडिशरी का नहीं है। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया और उन्होंने देखिए इस ऐसा करके जो लीगल रिमिट्स हैं यानी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। और उन्होंने यह कहा कि जो वर्शिप्स हैं यानी 4 धाम हैं वहाँ पे, ये 3 डिस्ट्रिक्ट की बात है, जो रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, अप्रैल 2017 से ये बैन हो गया और इनके दायरे में यानी एक जो ये वर्शिप्स के प्लेस हैं, पवित्र स्थान है, इनके आसपास शराब नहीं बेची जाएगी। और उन्होंने 3 गुरुद्वारों के 5 किलोमीटर के दायरों में तंबाकू बेचने पर भी रोक लगा दी। इस तरह के उन्होंने अभी फैसले लिए। तो एक तरह से साफ साफ ये सरकार का काम है जो कि जुडिशरी कर रही है। और विचित्र बात देखिए, आप पैराडॉक्स देखिए, जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी वो पिटीशन थी
एक हरिद्वार में एक शराब के ठेके से रिलेटेड, यानी कोई पिटिशनर, कोई बंदा कोर्ट में गया था, दिल्ली हाई कोर्ट, ये उत्तराखंड हाई कोर्ट में, यह बात लेके कि हरिद्वार के पास में एक शराब का जो ठेका चलाया जा रहा है आप उस पर बंद कीजिए। इनको तो देखिए, जो हरिद्वार में जिस बात को लेकर पिटिशनर कोर्ट में गए थे उस बात पर तो इन्होंने बैन लगाने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि जो शराब का ठेका वहां पर चलाया जा रहा है वो जो प्रोहिबिशन से रिलेटेड है उसके दायरे से बाहर है, यानी शहर से बाहर है और जो वर्शिप प्लेस है उससे बाहर है, इसलिए इस पर बैन लगाना उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने बैन लगा दिया इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में, पूरे 4 धाम जो हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने बैन लगा दिया। और 4 धाम में से एकदम जो पवित्र धाम है यहाँ पे, और गुरुद्वारे में भी जो 5 किलोमीटर के दायरे में तंबाकू बेचने पर इन्होंने बैन लगा दिया। तो साफ साफ देखिए, थोड़ा तो जुडिशियल एक्टिविज्म इसे कह सकते हैं। उन्होंने क्या इसका पीछे रीजन क्या दिया? जुडिशरी ने रीजन दिया साफ साफ कि आर्टिकल नंबर 47 में, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो आर्टिकल नंबर 47 है उसमें साफ साफ लिखा गया कि जो पब्लिक की हेल्थ है उसको बढ़ावा दिया जाए, उनके न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ावा दिया जाए, और किसके लिए, जो पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव किया जाए, इस तरह की बातें हैं उसमें। और जो ड्रिंक्स हैं, ड्रग्स हैं, उनको बैन किया जाए। तो जुडिशरी ने आर्टिकल नंबर 47 जो डीपीएसपी का उसका हवाला दिया। उसके बाद में देखिए जो जुडिशरी के डिसीजंस हैं, कई बार आमतौर पे होता क्या है, आमतौर पे जुडिशरी कभी भी डीपीएसपी को इन्फोर्स नहीं करती है, और कभी कभी देखिए फंडामेंटल राइट्स को यूनिफाई करने के लिए वो डीपीएसपी का सहारा लेती है, लेकिन आमतौर पे वो डीपीएसपी को इन्फोर्स नहीं करती है। जो डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, यानी जो आर्टिकल नंबर 36 to 51 है, ये देखिए ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार को दिए हैं कि आपको इनके दायरे में रहकर काम करना है और इनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। तो ये काम जुडिशरी का नहीं है उनको इन्फोर्स करना। जुडिशरी टाइम टू टाइम, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो जुडिशरी याद करवा सकती है सरकार को, क्योंकि भाई आप डीपीएसपी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, इसको इंप्लीमेंट कीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जो सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल नंबर 44। अब देखिए, सरकार ने, जुडिशरी ने इस केस में साफ साफ मना कर दिया। मतलब वैसे तो किया था, देखिए साहबानो केस है ना, साहबानो केस में 1947 में वैसे तो जुडिशरी ने इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन हाल फिलहाल में एक और केस सामने आया था जिसमें जुडिशरी ने यह कहा था कि सरकार को कि साफ साफ आप इसे इंप्लीमेंट कीजिए, आपका ये काम है, डीपीएसपी में ऐसा लिखा हुआ है। तो बात वही निकलती है कि आमतौर पर जुडिशरी डीपीएसपी को इन्फोर्स करने की कोशिश करती नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का केस आए वहीं कोशिश करती है। और जो ये देखिए टाइम टू टाइम इनको जो करना पड़ता है, यानी ये गवर्नमेंट पॉलिसीज आनी चाहिए और ये सब होना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो जुडिशरी का काम वही है कि वो बार बार उनको याद दिलाएं, और ऐसा नहीं कि आप कुछ भी इन्फोर्स कर दें, कुछ भी पॉलिसीज ले आएँ, क्योंकि बात ये निकलती है कि जुडिशरी एक्सपर्ट नहीं है। अब सरकार तो कोई कानून बनाती है तो सरकार क्या करती है, सरकार कानून जब भी कोई बनाती है तो एक्सपर्ट्स की राय लेती है, सिविल सोसाइटी की राय लेती है। और कई बार तो आप देखिए, जैसे इस एनडीए सरकार ने माई गवर्नमेंट एक वेबसाइट चलाई हुई है, माई गवर्नमेंट, इस तरह से यहाँ पर आप भी अपनी राय दे सकती हैं। जब भी कोई नया कानून आना होता है तो उससे पहले जनता की राय मांगी जाती है। अब जुडिशरी थोड़े ना कोई एक्सपर्ट है, जो 3 जज बैठे हैं वो एक्सपर्ट नहीं है, उनके पास में ना तो सारी इन्फॉर्मेशन है, ना सारी पार्टीज का वो व्यू कंसीडर करते हैं। तो कोई भी पॉलिसी उनके द्वारा बनाए जाना एक डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है, क्योंकि डेमोक्रेसी होती क्या है कि जनता अपने लिए कानून खुद बनाए, यानी जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी गई है, अगर वो कानून बनाए जा रहे हैं तो इसका मतलब वो कानून जनता द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो जुडिशरी जनता द्वारा चुनी नहीं गई है। इसके बाद देखिए, उसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस साल के शुरुआत में एक पूरा नेशन वाइड जो अल्कोहल पर यानी शराबबंदी पर रोक लगाने से मना कर दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पूरे देश में शराब बंद करना ये हमारा काम नहीं है, सरकार को इसमें देखना होगा। तो इस पूरे आर्टिकल का कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन तो देखिए साफ साफ यहाँ निकलता है कि शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने भी सावधान किया था अपने जजेस को लेकर कि आप वही काम कीजिए जो आपके दायरे में आता है, जो आपकी जुरिडिक्शन में आता है, और जो चीज़ आपकी जुरिडिक्शन में नहीं आती है आप उस पर काम मत कीजिए। और सेम वही बात निकलती है कि देखिए आपका आइडिया अच्छा हो सकता है कि आपकी इंटेंशंस अच्छी हो या फिर आपका आइडिया अच्छा हो, लेकिन हर केस में आपका आइडिया अच्छा नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और यह काम आपका नहीं है, और जिसका यह काम है पॉलिसीज बनाना और उसको इन्फोर्स करना, यानी पॉलिसीज बनाना हमारा काम है पार्लियामेंट का या फिर असेंबली का, लेजिस्लेचर्स का, और उसको इन्फोर्स करने का काम है सरकार का यानी एग्जीक्यूटिव्स का। ये काम सरकार के हैं तो आप इनको ही करने दीजिए। तो ये पूरा इसका आप सारांश कह सकते हैं जो निकलता है। क्वेश्चन निकलता है आपके लिए, क्वेश्चन है इनमें से कौन कौन से वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ साफ मेंशन्ड हैं? ड्रग्स, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन।
तो आप इसका आंसर दीजिए, और ऑप्शन तो आप बना ही लोगे, 1 2 3 या फिर कुछ भी करके। टाइम कम था, आज ऑप्शन नहीं बना पाया इसलिए। तो इन तीनों में से आप इसका वैसे ही आंसर दे सकते हैं। तीनों में से कौन कौन से वर्ड्स साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन हैं। और जो एक क्वेश्चन मेंस का आपको लिखना है, कल आपने कई लोगों ने क्वेश्चंस लिखे और बहुत अच्छे आंसर्स लिखे। और जो बात है डिस्कशन की, हाँ डिस्कशन भी इसके आंसर कर लेंगे आज, नहीं तो कल से इनकी शुरुआत हम कर लेंगे डिस्कशन का। कल भी हमको जो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स डिस्कस करने थे वो नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो कोशिश करते हैं आज से कर पाएँ। और ये जो इनके आंसर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो PDF है, इसकी PDF भी 1-2 दिनों में आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो अगला आर्टिकल है वो टर्की से रिलेटेड है। देखिए टर्की जो है एक यहाँ पर आतंकवाद से रिलेटेड आर्टिकल है कि टर्की में किस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। वैसे तो देखिए टर्की के अंदरूनी मामलों की जो है हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, फिर भी एक थोड़ी सी जनरल नॉलेज के लिए हमें खबर होनी चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है। अब होता क्या है, देखिए टर्की में एक मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी क्राइसिस उभर कर आ रहे हैं। अब फिलहाल टर्की देखिए 2 फ्रंट पर लड़ रहा है। अब आपको कुर्द की प्रॉब्लम के बारे में पता होगा, ठीक है, मैं थोड़ा आपको कुर्द के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कुर्द एक ऐसी एथनिसिटी है, ये ओटोमन एम्पायर से ये स्टार्ट होता है। जब देखिए ओटोमन एम्पायर 19 आपको याद होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान में जो ओटोमन एम्पायर था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे और तब कई सारे अलग अलग देश बने थे। तब उस टाइम पे कुर्द एक ऐसी एथनिसिटी है जो स्कैटर्ड है, यानी देखिए ईरान में मान लीजिए 25% है, इराक में 30% है, और यहाँ पर देखिए सीरिया में भी है, टर्की में भी है, इस सारे रीजन में टर्की में है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम सबको मिला के एक अलग देश की मांग कर दी जाए। हमारा अच्छा खासा एरिया है, देखिए आप अगर ये एरिया साला काट दिया जाए तो कुर्दिस्तान की एक देश की मांग इस एरिया में होती है। तब होता क्या, देखिए इराक में तो वो एक उनको ऑटोनमी मिली हुई है, यानी थोड़ा बहुत ऑटोनमी उनको है और वो अपने आप से अपने अफेयर्स जो हैं उसको रेगुलेट करते हैं। टर्की में इनको आतंकवाद की संज्ञा दी जाती है, यानी कुर्द जो है टर्की में आतंकवादी कहलाए जाते हैं। जब भी वो अलग देश की मांग करते हैं वो आतंकवादी कहलाए जाते हैं और उन पर एक रिप्रेशन होता है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वो डेमोक्रेसी में भी आ गए हैं। एक है PKK और एक है TAK, यानी TAK जो है, जो अलग देश की कुर्दिस्तान की मांग करता है, टर्की ने इसको आतंकवादी संगठन कहते हैं और इस पे दमन करते हैं। और इसको यू कैन से दैट एक फाइट चल रही है, सिविल वार आप कह सकते हैं साफ साफ, कि टर्की में ये लोग जो है अलग देश की मांग कर रहे हैं, अपने राइट्स की मांग कर रहे हैं, और टर्की की जो आर्मी है इन पर अत्याचार करती है। या फिर आप कह सकते हैं, नहीं तो देखिए आतंकवाद की कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई इसको अत्याचार कहेगा, कोई कहेगा कि हम हमारी सॉवरेनिटी को बचा रहे हैं, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि वो अत्याचार कर रहे हैं या फिर उनको हटा रहे हैं। टर्की कहेगा कि हम हमारे देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कि कुछ लोग इसको टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कुर्दिस्तान है वो ये कहेगा कि हम हमारे पर अत्याचार हो रहा है। तो कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है आतंकवाद की। इसीलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, 96 में टेररिज्म की कन्वेंशन है, इसमें इंडिया ने ये ऑर्गेनाइज करने की मांग करी और इंडिया ने कहा कि एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए टेररिज्म की। लेकिन आज तक ये कन्वेंशन पास नहीं हुई क्योंकि कोई प्रॉपर डेफिनेशन आतंकवाद की है ही नहीं। चलो मेन मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए अलग देश की मांग कर रहा है टर्की, तो कहने का मतलब ये है कि टर्की 2 फ्रंट्स पर लड़ रहे हैं। एक फ्रंट पे ये अपने ही देश में कुर्दिस्तान के खिलाफ में लड़ रहा है, यानी कुर्द के खिलाफ में लड़ रहा है। दूसरा ये जो टर्की है वो सीरिया के अंदर में ISIS के खिलाफ में लड़ रहा है, यानी जो ISIS आपको पता ही होगा, दाइश इस्लामिक स्टेट जो है। और देखिए अब क्या हुआ है, अब कुर्दिस्तान फ्रीडम फैल्कन यानी जो एक स्प्लिंटर ग्रुप है PKK का, PKK तो देखिए एक डेमोक्रेसी में शामिल है, प्रॉपर इलेक्शन लड़ता है PKK, और इसका जो स्प्लिंटर ग्रुप है यानी जो इससे अलग हुआ है जिसका नाम है TAK। जैसे आपको याद होगा 1905 में अलग हो गए थे। 1905 में मतलब ये एग्जांपल तो शायद आप कंसीडर ना कर सकेंगे, लेकिन एक छोटा सा मान लीजिए, जब ये पकड़े गए थे एक लोग थे मॉडरेट्स से जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अब दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट। हालांकि एक्सट्रीमिस्ट बम वगैरह तो नहीं फोड़ते थे, वो थोड़ा उनका स्टांस रेडिकल था, लेकिन इसी एग्जांपल मान लीजिए सिर्फ इसे, जो कुर्दिस्तान फ्रीडम फाल्कन है ये इनका स्प्लिंटर ग्रुप है, इनसे अलग हुआ है, लेकिन वो थोड़ा रेडिकल, ज़्यादा रेडिकल है। 1905 में जो मॉडरेट्स और कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए थे, एक्सट्रीमिस्ट से भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल आप इसको कह सकते हैं कुर्दिस्तान। ये असली लड़ाई वहाँ पर लड़ रहा है हथियार का यूज करते हुए। और देखिए लेकिन क्या है, वहाँ पे टर्की एक टाइम में एक अच्छा देश माना जाता था, जिसकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में उन पे जो बॉम्ब अटैक्स है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो टर्की की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी की पूरी चरमरा गई है। लेकिन कुछ हद तक ये प्रॉब्लम टर्की द्वारा ही क्रिएट की गई है। देखिए टर्की
पहले टर्की ने साफ साफ ISIS को सपोर्ट किया, यानी टर्की को यह लगता था कि जो ISIS है वो कुर्द के खिलाफ लड़ सकते हैं और कुर्द को ख़त्म करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। तो उनको लगा कि ISIS हमारे दोस्त बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने ISIS को एक सप्लाई लाइंस प्रोवाइड करी, यानी हाईवेज पर खुली छूट की है कि आप अपना तेल बेचिए, ब्लैक मार्केटिंग कीजिए, हम आपको तंग नहीं करेंगे। फिर इन पर काफ़ी प्रेशर डेवलप हुआ, काफ़ी प्रेशर पूरी दुनिया का इन पर डेवलप हुआ, तो इन्होंने एक बात कही कि ठीक है हम भी ISIS के खिलाफ लड़ेंगे सीरिया के अंदर जाके। तो अब ये दो फ्रंट पर लड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम है जो इनके द्वारा ही क्रिएट की गई है कि पहले इन्होंने ISIS को क्यों सपोर्ट किया। तो ये पूरा आर्टिकल है, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता इसमें है नहीं, और क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन आप प्रीलिम के क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। आप बताइए कि टर्की के कौन कौन से देश से बॉर्डर मिलता है, यानी इन 7 देशों में से ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक, सीरिया, तो इनमें से कौन कौन से देशों का बॉर्डर टर्की के साथ मिलता है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कॉपीराइट से रिलेटेड। कंटेक्स्ट मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था। सबसे पहले जो कॉपीराइट्स एक्ट आया था वो 1957 में आया था, देखिए, और क्या इसके प्रोविजंस थे वो हमको वो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोट कर दीजिए कॉपीराइट्स एक्ट 1957। मेंस के आंसर में ये छोटी छोटी चीज़ें कोट करें तो हमारे वैल्यू एडिशन होता है और मार्क्स अच्छे आते हैं। और देखिए 2012 में इसका फेरबदल भी किया गया था। 2012 में इसमें स्पेशल प्रोविजंस ऐड किए गए थे, जिसमें कि फिल्म साउंड रिकॉर्डिंग वो भी ऐड कर दिया गया था, और प्रोड्यूसर के पास में 60 साल तक इसका अधिकार रहेगा, और कॉपीराइट वर्क है वो स्पेशल फॉर्मेट में भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। और इस तरह से कुछ ना कुछ ऐड किया गया था 2012 के अंदर में, इसमें चेंज किया गया था। और देखिए आपको याद होगा 3 महीने पहले, यानी जो शुरू से अगस्त से हमारे साथ डिस्कशन में शामिल है उनको याद होगा, हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी। एक साइड थे जो फोटोकॉपियर, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में एक फोटोकॉपी की दुकान है इस बंदे की, रामेश्वर की। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ ये आ गया। इस बंदे की दुकान है रामेश्वर की। ये एक जगह एक पार्टी थी ये, और DU यूनिवर्सिटी यानी टीचर एसोसिएशन वहाँ की, और दूसरी साइड थे पब्लिशर जो बुक छापते हैं जैसे टाटा मैकग्रा-हिल, और यानी राइटर एसोसिएशन जो बुक लिखती हैं जैसे चेतन भगत हो गया। तो दोनों के बीच में ये यू कैन से डैट आपका केस था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में। तो इन्होंने कहा था, देखिए पब्लिशर ने कहा था कि ये जो लोग हैं फोटो स्टेट कर लेते हैं, जैसे आपने राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में भी देखा होगा, जो ये लोग हैं फोटो स्टेट कर लेते हैं, और साफ साफ ये तो रिप्रोडक्शन भी नहीं है। यानी आप देखिए रिप्रोडक्शन तो वो होता है ना, एक राइटर दूसरे राइटर का वर्क यूज करते हुए, जैसे चेतन भगत ने कुछ लिखा है, अब मैं भी कोई बुक लिख दूं चेतन भगत का जो बुक है जिसे उसका यूज करते हुए, तो यह तो हुआ रिप्रोडक्शन। अब ये कहते हैं कि जो पब्लिशर है ये कहते हैं कि ये फोटो स्टेट कॉपी वाले जो फोटो स्टेट करते हैं तो रिप्रोडक्शन भी नहीं है, साफ साफ पब्लिकेशन है। यानी ये तो हमारा ही सेम टू सेम वही पब्लिकेशन कर रहे हैं और अपना पैसा कमा रहे हैं इसके अंदर में, तो इस पर रोक लगाई जाए। और जो इनका केस ये था, देखिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीचर एसोसिएशन था, इनका केस ये था कि जो बच्चे हैं काफ़ी गरीब हैं कई, और ये जो महंगी महंगी बुक्स हैं जैसे ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक काफ़ी महंगी आती हैं, ये ऐसी बुक्स खरीद नहीं सकते, और इसीलिए जो है फोटोस्टेट करवाना जरूरी है। और टीचर करिकुलम यानी जो कोर्स पैक है, यानी जो टीचर्स पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में, और उस कोर्स पैक के अंदर में ये फोटोस्टेट मटेरियल प्रोवाइड करना जरूरी है। तो इसलिए आपका कॉपीराइट जो एक्ट है वो इस पर नहीं लगता। तो ये केस था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि अपनी की जो इनका फोटोस्टेट करने, जो इनका कॉपीराइट्स का एक्ट है वो स्टैच्यूटरी राइट्स है, नेचुरल राइट्स नहीं है, और उस पर कर्ब किया जा सकता है एक प्रॉपर फेयरनेस के रिगार्डिंग। यानी अगर कोई कारण सर्व हो रहा है, कोई किसकी फायदा हो रहा है हमारे देश को, फायदा तो देखिए डेफिनेटली होता ही है। अब आप देख लीजिए छोटा सा सिंपल केस भी ले लीजिए। हालांकि देखिए फोटोस्टेट कॉपी वाले बहुत कमाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को भी तो फायदा होता ही है डेफिनेटली। अब कई कोर्स मटेरियल होते हैं, आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। कई लोग जो कोचिंग नहीं कर सकते, वाजीराम का एग्जांपल ले लीजिए। वाजीराम का कई लोग कोचिंग नहीं कर सकते, उनके क्लास नोट्स पढ़ लेते हैं, तो क्लास नोट्स की जो फोटोस्टेट कापी है उसका काफ़ी फायदा होता है। क्लास नोट तो देखिए वैसे कॉपीराइट के अंदर आते भी नहीं होंगे, लेकिन और कोई भी मटेरियल जो फोटोस्टेट दुकानों से मिलता है उससे काफ़ी लोगों का फायदा होता है, पैसे बचते हैं, और हर कोई वो मटेरियल एक्सेस नहीं कर सकता पैसों से। तो उन्होंने कहा था देखिए आपका जो है नहीं लगता, और पूरा अधिकार है जो यूनिवर्सिटीज़ के टीचर हैं और फोटोकॉपियर हैं उनको कि जो कोर्स पैक के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए या फिर नेचुरल जस्टिस के लिए जो मटेरियल है आपका यूज कर सकें, उसको फोटोस्टेट कर सकें। तो हम आगे अब इसका आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड था इसका।
अब देखिए डबल बेंच ने क्या कहा, सिंगल बेंच से अब ये दोबारा उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल की और एक पिटीशन फाइल करी इनके पास में, डबल बेंच के पास में वो केस गया। उन्होंने भी देखिए एक हार्मोनियस रीडिंग की बात कही है। उन्होंने कहा कि दोनों के राइट्स के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए और आपका राइट भी बरकरार रहना चाहिए और एजुकेशन का जो काज है यानी गरीब लोगों को जो एजुकेशन मिलनी चाहिए और इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए सभी को बराबर रूप से। अब देखिए अमीर लोग तो वो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक खरीद लेंगे, लेकिन जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं जिनके पास धन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है वो कैसे खरीदेंगे। तो एक इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए और यही बात जजमेंट ने कही। और उन्होंने एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करी, जो एक एक्सक्लूसिव राइट्स दिया गया है कॉपीराइट्स के ओनर को और दूसरा जो पब्लिक के बीच में यानी जिनको जरूरत है पब्लिक डोमेन में जिनको इस मटेरियल के जरूरत है, तो एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश की गई इस जजमेंट में। वो एक मेलोडी का एग्जाम्पल देते हैं। देखिए मेलोडी क्या होती है, मेलोडी वो होती है देखिए जिसमें बहुत तरह के नोट्स होते हैं। ये अच्छा एग्जांपल है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको रिजर्वेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और इंटॉलरेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं हम। अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा। जो एक मेलोडी होती है यानी जो सितार वगैरह का यूज़ करके गाई जाती है, तो उसमें क्या होता है कई तरह के नोट्स बजाए जाते हैं। जैसे पहला एक बजाएगा तो उसके बाद में दूसरा चुप रहेगा, 3 बजेगा, फिर 1 2 चुप रहेंगे, 3 बजेगा। तो अब देखिए कुछ जो इसमें नोट्स होते हैं बहुत जरूरी होते हैं, बार बार रिपीटिशन होता है उनका। जैसे दूसरा जो नोट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये एग्जाम्पल में यह कहते हैं कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि आवाज़ सुने जाने के लिए यानी देखिए अब 2 तो पूरा डोमिनेंट है, लेकिन अगर जब तक 2 बोलता रहेगा तो 1 और 3 की आवाज़ कैसे सुनाई देगी। तो 1 और 3 जो डोमिनेंट नहीं है इनकी आवाज़ सुनाई देने के लिए 2 को चुप रहना पड़ेगा, यानी बीच में 2 चुप हो जाता है तभी 1 और 3 की बात सुनाई देती है। अब सेम एग्जाम्पल यहीं एप्लीकेबल होता है। अब देखिए जो पब्लिशर हैं और जो कॉपीराइट जो बुक्स लिखते हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट है, अब इनकी भी आवाज़ सुनाई दी जाए, यानी जो डिसएडवांटेज सेक्शंस है 1 यानी 3, यानी जो स्टूडेंट्स मान लीजिए आप इनको आप टीचर्स मान लीजिए जो कोर्स पैक बनाते हैं, अब इनकी आवाज़ सुनाई दिए जाए यानी इनके जो 2 का राइट्स हैं यानी जो पब्लिशर का राइट्स है उनको चुप होना पड़ेगा इस बात के लिए कि इक्विटेबल जो हमारा जस्टिस आए और नेचुरल जस्टिस आए और स्टूडेंट्स का भी फायदा हो, जो गरीब लोगों का फायदा हो और जो टीचर्स हैं कोर्स पैक में उस मटेरियल को ऐड कर सकें। बस बात यही है, एग्जाम्पल समझ गए ना आप। मेन बात यही है कि 2 को यानी 2 के राइट को कर्ब करना जरूरी है ताकि इन दोनों का यानी स्टूडेंट्स का फायदा हो सके और टीचर्स जो कोर्स पैक में मटेरियल ऐड करते हैं उनका भी फायदा हो सके। ये मेलोडी के एग्जाम्पल्स उन्होंने सिद्ध किया है। उसके बाद देखिए उसके बाद में जो बेंच है वो एक और बात का वर्णन करती है इसमें कि पार्लियामेंट्री डिबेट में भी मिनिस्टर ने साफ साफ कहा था कि एक नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरीज में जो ये एक्ट है वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी नॉन प्रॉफिट जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे आप मटेरियल रिप्रोड्यूस कर सकते हो और वहाँ पे कॉपीराइट एक्ट नहीं लगेगा। तो जजेस ने देखिए जो टेक्निकल डिस्टिंक्शंस थी उनको इग्नोर कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं मानते। उन्होंने एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको सिद्ध किया जो हमने ऊपर भी अभी डिस्कस किया। और देखिए होता क्या है, उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी देश के निर्माण में अगर हम हमारे देश की ग्रोथ चाहते हैं, हम हमारे देश का डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसमें एजुकेशन का रोल बहुत बड़ा है और हमारे देश को प्रोग्रेसिव और सोसाइटी को बहुत ज़्यादा प्रोस्पर्स बनाने के लिए हमारे देश का निर्माण एजुकेशन के बेस पे ही होगा। लेकिन अगर आप कॉपीराइट्स लगता रहेगा तो किस तरह से एजुकेशन मिलेगी और एक प्रॉपर जो एक्सेस है वो एजुकेशन की नहीं रहेगी। और टीचिंग जो है, टीचिंग देखिए एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर्स ऐड नहीं करेंगे कोर्स पैक में वो फोटोस्टेटेड मटेरियल तो वो स्टूडेंट्स वंचित रह जाएंगे उस एजुकेशन से, उस प्रॉपर टीचिंग से जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उनके भविष्य के लिए और सोसाइटी को प्रोस्पर्स बनाने के लिए। अब देखिए हम इसे कुछ भी कह सकते हैं, हम इसे टेक्स्ट बुक कह सकते हैं, हम इसे गाइड बुक्स कह सकते हैं, हम इसे रेफरेंस बुक्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये कोर्स पैक्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए। और जो फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल यानी जो कोर्स पैक्स हैं जो सोसाइटी के फंडामेंटल ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो एजुकेशन आएगी। इसीलिए जो नॉलेज के इक्विटेबल एक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ऐसी एजुकेशन यानी ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जो ना सिर्फ जिसमें ना तो कास्ट का रोल हो, ना क्रीड का रोल हो और ना फाइनेंशियल पोजिशन इफेक्ट हो उनके ग्रोथ के लिए। अब देखिए अब बात यह होती है कि जो इसका कॉपीराइट्स का एक्ट है यानी कॉपीराइट्स का वर्क है वो किस बेस पर किया जाए, यानी वो एक फेयर यूज होना चाहिए। यानी कॉपीराइट्स का अगर आप वायलेशन कर रहे हो तो वो फेयर यूज पर होना चाहिए। और अब देखिए जो एजुकेशन के लिए अगर किया जा रहा है तो ये साफ साफ फेयर यूज है, तो ये जस्टिफाइड है कि इसको रिप्रोड्यूस करना। अलग अलग तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल से जजमेंट में समझाया गया है क्यों जरूरत है फोटोकॉपी के राइट्स को जो मतलब उसको यूज करने की, यूटिलाइज करने की, यानी वो इस पर ना लगे। अब देखिए एक और बात इन्होंने कही, छोटा सा एग्जाम्पल है और इस पॉइंट में वो एग्जाम्पल है
देखिए अमेरिका में क्या है, यूएस में भी सेम तरह का प्रावधान है। यूएस में भी जो कॉपीराइट्स एक्ट है उस पर वायलेशन हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, यानी वहाँ भी एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वहाँ भी वायलेशन इसका हो सकता है और रिप्रोड्यूस उस मटेरियल को किया जा सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, वहाँ पर एक रोक है, यानी 10% से ज़्यादा मटेरियल आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन हमारी कोर्ट ने इस तरह के क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव डिफरेंस पर यू कैन से दैट इग्नोर कर दिया। इन्होंने कहा 10% का क्या मतलब हुआ भाई, पूरा का पूरा ही तो रिप्रोड्यूस कर सकेंगे तभी तो फायदा होगा। अब 10% का क्या मतलब आप सही कह रहे हैं, वो जजेस जो है उनकी जो राय है बिल्कुल सही है। अब ये देखिए, अब किसी बुक में पूरी की पूरी आप यू कैन से दैट एक ही एग्जाम्पल को समझाया गया, आप ये देखिए पूरे का पूरे एक एग्जाम्पल को समझाया गया है। अब उसमें से 10% लेंगे, 10% रिप्रोड्यूस करने का अगर हक मिले तो वो कैसे फायदा होगा। है ही एक एग्जाम्पल, अगर देखिए 10-15 एग्जाम्पल हो तो 10% मान लीजिए आप, 20 एग्जाम्पल हो 10% मान लीजिए, 2 एग्जाम्पल को लेके हमने रिप्रोड्यूस कर लिया। अब अगर एक ही एग्जाम्पल हो तो फिर कैसे समझाएंगे। अगर एक ही सॉन्ग, एक ही फिल्म, एक ही मूवी, कुछ भी हो मान लो तो कॉपीराइट तो इन सब पे भी लगता है ना। तो इस तरह के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो चीज़ है उस पर जुडिशरी ने उसको इग्नोर कर दिया कि पूरा का पूरा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और कोई भी बैन इस पर नहीं लगना चाहिए। कोर्ट ने ये सेक्शन 52 जिसमें कॉपीराइट्स एक्ट के अंदर आता है उसको भी इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए फोटोकॉपीज हैं, वो जो बात हमने पहले डिस्कस करी, ये पब्लिकेशन नहीं है, ये रिप्रोडक्शन ही है। जो इंटरमीडियरी इसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, पब्लिकेशन नहीं कर रहे, और जो रिप्रोडक्शन ये पुअर्स के काम ही आएगी, डिसएडवांटेज सेक्शंस के ही काम आएगी। तो देखिए उसके बाद में एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। ये डिफरेंस है, जो सिंगल बेंच है और डबल बेंच है उनकी जजमेंट में एक डिफरेंस सामने देखने को आया है। दोबारा से बोलता हूं, जो सिंगल बेंच की जजमेंट थी और ये डबल बेंच की जजमेंट है उसमें से एक पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। इन्होंने देखिए दोबारा से, जो सिंगल बेंच की जजमेंट थी उन्होंने तो ये कहा था कि किसी भी तरह का जो ये वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, मतलब ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी डबल बेंच ने ये कहा कि फिर भी अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है तो आप ट्रायल कोर्ट के पास में जा सकते हैं और उस पर्टिकुलर केस पे, यानी देखिए अगर कोई और दूसरा मामला, एक नई बुक छपती है, यानी नई बुक पब्लिश होती है तो कोई इस बात पर विवाद हो गया, यानी अगर पब्लिशर कहता है कि ये बुक तो देखिए गरीबों के लिए कोई काम की नहीं है, तो मर्जी है आप इस्तेमाल करो या ना करो, तो देखिए इस बात को लेकर अगर विवाद होता है, कोई कहता है कि नहीं ये बुक भी गरीबों के लिए जरूरी है, तो इस बात को लेकर ट्रायल जज के पास जा सकते हैं, ट्रायल कोर्ट में जा सकते हैं। वही डिसाइड करेंगे कि ये स्पेसिफिक बुक यानी जरूरत है क्या नहीं है इसकी जनता को। इस तरह से रिलेटेड अगर कोई केस हो तो वो ट्रायल कोर्ट के पास में जाएगा। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन साफ साफ आपको पता ही होगा कि जुडिशरी ने राइटफुली रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने साफ साफ जो पब्लिशर का जो ये कहा था कि नहीं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमारा जो हक है वो वायलेट हो रहा है, हमको लॉस होगा पैसे का, और इस बात को देखिए जुडिशरी ने मानने से इनकार कर दिया और जुडिशरी ने एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करी है। और वही बात है, सेम साफ साफ यही बात है। सिग्निफिकेंस भी यही है इसकी। नैरो क्वेश्चन जो एक उभरता था फोटोकॉपी के राइट से रिलेटेड, उस नैरो क्वेश्चन को सेटल कर दिया गया है अभी। तो देखिए जुडिशरी का जो ये कॉपीराइट्स का जो है सही में इसको बैलेंस स्थापित करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए सही में काफ़ी महंगी महंगी बुक्स आती हैं, लेकिन जो अब मेन रीज़न ये भी निकलता है, एक इस पॉइंट को हमें इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखिए, अब कई बार हिंदू मान लीजिए आप, अब हिंदू देखिए कई लोग क्या मतलब बहुत सारे ऐसे मान लीजिए, अगर देखिए सभी हिंदू को अगर डाउनलोड ना करके ऐसे पढ़ने लग जाएं कि आप देखिए टेलीग्राम या किसी ग्रुप में पढ़ने लग जाएं, तो देखिए जिनको जरूरत है, मतलब मेरा कहने का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा आप, जो इस हिंदू को अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि यार द हिंदू भी मेहनत करता है। द हिंदू के भी आप देखिए उनके भी पत्रकार हैं, उनको भी सैलरी देनी पड़ती है और ट्रस्ट का है द हिंदू। तो कहने का मतलब है जो सही में, अभी देखिए काफ़ी डिबेट हो सकती है इस क्वेश्चन में, एथिक्स में। आप अपनी राय रखिएगा इस पे, आप अपनी राय इस पर रखिएगा, जरूर रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मतलब हो सकता है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, यानी आप मेरी बात मान लीजिए, मैं आप ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं इस द हिंदू को अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं कभी डाउनलोड इसको नहीं करूँगा ऐसे किसी टेलीग्राम ग्रुप से या किसी की वेबसाइट से। और लेकिन जिनको जरूरत है उनके लिए तो देखिए साफ साफ जायज़ है, 240 का है और 240 रुपये भी काफ़ी होते हैं, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और जो लोग इसको डाउनलोड करते हैं, जो जरूरत है इनको वो करते हैं, तो एक जायज़ है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको द हिंदू डाउनलोड करके देखना चाहिए, मतलब फ्री में डाउनलोड करना चाहिए, या फिर द हिंदू को पैसे देने चाहिए जो कि 175 हैं? तो आप आपकी अपनी राय रखिए इस पे। जिनके पास में पैसे हैं, क्या उनको ये द हिंदू फ्री में डाउनलोड करके देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए?
तो इस पर भी देखिए क्वेश्चन बनता है साफ साफ। क्वेश्चन का मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ, कई लोगों ने कहा था कि हिंदी में आप बता दीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट की जो रिसेंट की जजमेंट आई है फोटोकॉपी से रिलेटेड, उसमें उन्होंने साफ साफ एक डिसमिस कर दिया, कॉपीराइट्स इन्फ्रिंजमेंट की जो पिटीशन थी उनको बंद कर दिया है। इस बात को क्रिटिकल डिस्कस कीजिए कि आप यह इशू जो कॉपीराइट्स इशू का जो है इसको पूरे इशू को आप एग्जामिन कीजिए, क्या इसके रिपरकशंस होंगे। इस तरह से क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ लेना। अगला जो है आर्टिकल हमारा पैसिफिक से रिलेटेड है। इंडोनेशिया, ये देखिए पैसिफिक रीजन, कई बार पूछ लेते हैं कि पैसिफिक रीजन कौन सा है, तो ये देखिए ये सारा का सारा है जो हमारा पैसिफिक रीजन है। और इसमें पर्टिकुलर जो हमारा है ये इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशन से रिलेटेड है। इंडोनेशिया और जो इंडिया के रिलेशन हैं उससे रिलेटेड हमारा ये आर्टिकल है। देखिए कंटेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल का। हमारे जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, यानी जिसको जोको वी भी कहते हैं, ये हमारे देश की विजिट पे आए हैं। 2 दिनों की विजिट पर हमारे देश में आए हैं दिल्ली में, और कल ही आए हैं। और देखिए वैसे तो ये मिले थे, पहले भी मिले थे, जो म्यांमार में हमारा ईस्ट एशिया समिट हुआ था वहाँ भी ये मिले थे, लेकिन उस टाइम पर ज़्यादा अच्छे से नहीं मिल पाए थे। आर्टिकल लिखने वाले ये कहते हैं। और फर्स्ट टाइम है 2 सालों के अंदर पहली बार ये आ रहे हैं कि ये अच्छी तरह ढंग से मिलेंगे और सब्सटेंस होगा इनकी बातचीत में। उस टाइम पे देखिए किसी भी समिट के साइडलाइंस पे कोई बातचीत होती है तो उसमें कई बार सब्सटेंस नहीं हो पाता। अब हमारे देश की स्पेशल विजिट पर आए हैं तो बातचीत में एक सब्सटेंस उभर कर आएगा। तो ये देखिए साफ साफ एक लैक ऑफ प्रायोरिटी दिखाता है। देखिए जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया भी हमारी तरह काफ़ी पॉपुलेटेड कंट्री है एशिया का, और काफ़ी मुस्लिम जनसंख्या इसमें है, और एशियन कंट्री का सबसे मेन देश है इंडोनेशिया, और वहाँ भी डेमोक्रेसी है हमारी तरह। तो फिर भी देखिए एक तरह से यहाँ पे हमारे दोनों देशों के बीच में आपने कभी देखा है, आप भी इसको बहुत कम देखते होंगे, इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस, ना तो कभी यूपीएससी में बहुत कम पूछा जाता है, ना कभी न्यूज़पेपर में इस पर आर्टिकल्स आते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि दोनों की जो रिलेशनशिप है काफ़ी अंडरमाइंड है, यानी एक तरह से इनको हाईलाइट नहीं किया गया है, और काफ़ी पोटेंशियल है इन दोनों की रिलेशनशिप से फ़ायदा एक दूसरे देशों को हो सकता है, जिसको इस पोटेंशियल को अभी तक रियलाइज नहीं किया गया है। यही बात नेक्स्ट पॉइंट में है। देखिए अब क्या है, पिछली बार जो मनमोहन सिंह जी का और जो इनके इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुशीलो, इनके टाइम में काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी एक पार्टनरशिप है वो अभी तक एक जोर नहीं पकड़ा है हमारी इस पार्टनरशिप ने, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये साबित हो सकती है क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। जो इंडोनेशिया है वो लेटेंट एशियन पावर है, यानी अभी तक इंडोनेशिया जो पावर है काफ़ी बड़ी है। आप आर्मी के लिहाज से देख लीजिए, पॉपुलेशन के लिहाज से देख लीजिए, और ये देखिए आइलैंड्स का एक लार्जेस्ट यहाँ पे आर्कीपेलिजियो है यहाँ पे, और ये पूरा यू कैन सी दैट इंडोनेशिया और जो पैसिफिक ओशंस है बीच की जो है ये जोड़ता है इन दोनों को यहाँ पे। और पोटेंशियली देखिए ये सारे का जो सारे जो स्ट्रेट्स हैं, मलक्का स्ट्रेट आपने देखा होगा, मलक्का स्ट्रेट्स, जिसमें से जो बिल्कुल छोटी सी जगह है, मलक्का डायलेमा को दूर करने के लिए चाइना बहुत अलग अलग रास्ते अपना रहा है। अभी थोड़ा मैप नहीं है, और मलक्का डायलेमा को देखिए दूर, वहाँ पे मलक्का डायलेमा है क्या चाइना का? मलक्का है एक छोटा सा स्ट्रेट है जो कि इंडोनेशिया और जो सिंगापुर और मलेशिया है उनके बीच की छोटी सी जगह है, जहाँ से चाइना के शिप्स अभी पास होते हैं। यानी चाइना को डर लगता है कि कभी भी युद्ध हुआ तो वो ये जो देश हैं यूएस या फिर जो मिल के इस स्ट्रेट को बंद कर देंगे और हमें एनर्जी से डिप्राइव कर देंगे। तो चाइना ने इस डर को रोकने के लिए चाइना बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। जो गदार पोर्ट से चाइना अपने ऊपर जो सीपीसी बना रहा है वो मलक्का डायलेमा को दूर करने के लिए ही है, और इसके अलावा थाईलैंड से भी रास्ता खोजने की सोच रहा है, म्यांमार से भी रास्ता खोजने की सोच रहा है। यानी मलक्का डायलेमा को दूर करने के लिए चाइना दूसरे रास्ते खोज रहा है। तो यही दिखाता है, यानी जियोपॉलिटिकल जो पावर है वो इंडोनेशिया की बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स को मॉनिटर करते हैं। और इंडोनेशिया अपने देश को कैसे देखते हैं, थोड़े दिन पहले जो इन्होंने इनके प्रेसिडेंट इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिनमें इन्होंने अपने आप को एक मैरीटाइम एक्सिस कहा था। इन्होंने कहा था कि हमें एक स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स चाहिए जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को और फिशिंग वाटर्स में हमारी सुरक्षा प्रोवाइड कर सके, हमारे एनर्जी इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके, और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा दे सके। हमें ऐसी नेवल फोर्स चाहिए। तो देखिए पास्ट में भी काफ़ी इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक स्पिल ओवर्स हुए हैं, यानी देखिए हम पहले क्या थे, पुराने टाइम में हम डरते थे, अब हम एग्रेसिव होने लगे हैं। आज से पहले होता क्या था, हम डरते थे, हम किसी भी पावर को बढ़ावा नहीं देते थे, यानी हम यूँ चाहते थे। अब देखिए हम यूएस को भी नहीं बुलाते थे, हम यूँ लगता था ये आ गए यूएस वाले यहाँ पर हमारे इंडियन ओशियन में, तो क्या होगा सॉरी, अगर ये यूएस वाले आ गए हमारे इंडियन ओशन के अंदर में तो हमारी पावर्स को अंडरमाइन कर देंगे, हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो हमें यह भी खतरा लगता था अगर पैसिफिक में कोई उभर कर आता है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट, यानी पैसिफिक में उभरने के बाद में वो इंडियन ओशन में भी आएगा। तो इसलिए हम डर के हम पहले रहते थे। आजकल लेकिन हम थोड़ा एग्रेसिव हैं। आजकल हम क्या सोचते हैं, और यह हमें सोचना भी चाहिए, दोनों ही है।
आजकल हम सोचते हैं कि एक ऐसे देश की जरूरत है इंडोनेशिया के रूप में जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर कर सके और चाइना के जो नवल मसल है साउथ चाइना के सी के अंदर में उसको चेक कर सके, और चाइना जो अलग अलग तरह की पॉलिसीज अपना रहा है जैसे कि वन बेल्ट वन रोड उसका सामना कर सके। तो देखिए ये तो अलग बात होगी कि इंडोनेशिया उसका सामना करेगा नहीं पर करेगा, क्योंकि इंडोनेशिया भी एक तरह से इतनी बड़ी पावर तो नहीं है, बड़ी पावर है लेकिन इंडिया जैसी पावर इंडोनेशिया नहीं है। इंडोनेशिया के पास में ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, ना इतनी हमारे जैसी अभी फिलहाल इतनी बड़ी इकोनॉमी है। तो डेफिनेटली देखिए इंडिया ही चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, तो इंडोनेशिया कैसे चाइना को बैलेंस करेगा? हाँ, मिलकर बैलेंस कर सकते हैं। यह हो सकता है कि इंडोनेशिया और इंडिया जैसे वियतनाम, ये 3-4 देश मिलकर चाइना के सामने एक फ्रंट खोले वहां पे साउथ चाइना सी के अंदर में, और यूएस उसको सपोर्ट करे, जो इनकी एशिया टू पिवट पॉलिसी है। आगे डिस्कस करते हैं इसमें क्या है। देखिए जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, यूएस के प्रेसिडेंट के बराक ओबामा ने ये पॉलिसी दी थी एशिया पिवट वाली, और अब ये एक कैओस है, एक अनसर्टेनिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप भी चुने जाने के बाद में उस पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। यानी एक देखिए जो एशियन कंट्रीज है वहाँ भी डाइवर्जेंस है, कंबोडिया देख लीजिए, लाओस मान लीजिए, ये कुछ देश हैं वो चाइना के दोस्त हैं और ये कभी भी चाइना का विरोध नहीं करते। इवन एशियन के अंदर में जो भी कभी रेजोल्यूशन आता है तो वो उसका विरोध ही करते हैं। और उसके बाद में क्या आता है, देखिए इंडिया एक रिकॉग्नाइज कर सकता है इंडोनेशिया को सेंट्रलिटी, यानी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में इनकी सेंट्रलिटी को इंडिया रिकॉग्नाइज करे और दोनों देश मिलकर एक पार्टनर बनकर एक सिक्योरिटी रेजिम स्थापित करें इस पूरे रीजन के अंदर में। जैसे मैंने पहले कहा कि मिलकर काम कर सकते हैं और एक फ्यूचर की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि यूएस भी एक अनसर्टेनिटी है कि आने वाले दिनों में अपनी एशिया पिवट की पॉलिसी को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। और दोनों में देखिए बेसिक रूप से खाका पहले से तैयार हो चुका है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 2005 के अंदर में। लेकिन देखिए असल बात यह है कि मैं बताता हूँ, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये तो इंडिया ने सबके साथ ही साइन की गई है, क्या अब तक इतने बहुत सारे देशों के साथ में हमने साइन की गई है, इसके इतने मायने नहीं बनते। मतलब ये आर्टिकल का पॉइंट नहीं है, अलग से बता रहा हूँ। और देखिए हाई लेवल जो है अब कर क्या सकते हैं, ये जो इस पार्टनरशिप है इसका यूज कर सकते हैं कि एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायलॉग अभी स्थापित किया जाए, और जो कॉमन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, कौन कौन से हमारे देश में कॉमन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है जिनसे दोनों देशों को फायदा होता है, और उनको आगे ले जाया जाए। और एक देखिए मैरीटाइम पावर है, अब एक मैरीटाइम पावर में दोनों देश के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप हो सकती है, क्योंकि जो इंडोनेशिया है वो काफ़ी सारे आइलैंड्स का बना हुआ है, आपने देखा ही होगा, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है इंडोनेशिया के अंदर में। तो ये भी एक नेवल पावर, इंडिया की नेवल पावर और इंडिया की इनकी नेवल पावर दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन साबित हो सकता है और काफ़ी कोऑपरेशन हो सकता है। यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। देखिए पायरेसी अभी तक यहाँ पहुंची नहीं है, लेकिन फिर भी खतरा है ही है। जो सोमालिया के पायरेट्स हैं जो मिडिल ईस्ट में ईरान के पास तंग करते हैं, तो पायरेसी को रोकने के लिए या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब देखिए इसका एक और फायदा इंडिया को क्या होगा। अब देखिए इंडिया हमेशा ना एक बड़ी पावर्स पे डिपेंड रहता है, यानी पहले इंडिया रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, उनसे हथियार खरीदता था, अब यूएस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया। तो इससे अगर इंडोनेशिया जैसे छोटे बड़े देशों से अगर इंडिया अपने रिश्ते सुधारेगा तो हमें डिपेंडेंस हमारी कम हो जाएगी रशिया के ऊपर, यूएस के ऊपर में, ये एक हमारा बढ़िया फायदा होगा। और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे। इंडोनेशिया भी एक काफ़ी, अब देखिए छोटा सा यहाँ पे एक केस स्टडी मान लीजिए, हमारे देश में आपको पता होगा हमारे देश प्लूरल कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी ऊपर देखिए पंजाब के राजमा चावल से लेकर साउथ की जो हमारी इडली डोसा से रिलेटेड, हमारा देश एक प्लूरल कंट्री है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ माना है कि पूरे सभी धर्मों का यहाँ पे सम्मान किया जाना चाहिए। और इंडोनेशिया का भी सेम केस है। इंडोनेशिया एक अपनी जो बेड़ियां हैं, इंडोनेशिया देखिए वैसे तो डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक प्लूरिस्ट कंट्री है हमारी तरह, उसको बनने की कोशिश कर रहा है इंडोनेशिया में मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम जो पीपल है वो सबसे ज़्यादा है इंडोनेशिया में, लेकिन वो है प्लूरिस्ट कंट्री, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मायने से या फिर डेमोक्रेटिक है वो। तो इस तरह से देखिए, तो वहाँ भी हमारे देश में देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली तो हम भी एक प्लूरल कंट्री हैं, लेकिन तमाम तरह की बातें सामने निकल कर आती हैं कभी कभी, जैसे एक मेजॉरिटेरियन की बात आती है, एक वैल्यूज़ का यहाँ पे कई बार टकराव होता है हमारे इंडिया के अंदर में। लेकिन बात यहाँ पे है वहाँ भी वैल्यूज़ का टकराव होता है, सेम केस इंडोनेशिया के साथ में, वहाँ भी वैल्यूज़ का टकराव होता है, लेकिन फ़र्क इतना है हमारा जो देश है हिंदू प्रधान देश है और इंडोनेशिया का देश है वो मुस्लिम प्रधान देश है। यानी अगर इंडोनेशिया में एक अच्छी शांति आती है तो वो एक मॉडल हो सकता है। यानी जैसे आप देखिए ट्रंप एक आरोप लगाते हैं मुस्लिम्स पर कि मुस्लिम जो है इनहेरेंट वायलेंस करते हैं और उनकी जो आइडियोलॉजी में है वो खतरा है। अगर इंडोनेशिया में मुस्लिम्स मिलकर रहते हैं अच्छे ढंग से तो देखिए वहाँ पर वो एक मॉडल हो सकता है हमारे देश के लिए भी। हमारे देश में भी जो मुस्लिम्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो देखिए कोई भी धर्म खराब नहीं होता, ये तो कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो गलत यूज़ करते हैं। सभी धर्म एक ही चीज़ सिखाते हैं और यही बात है।
और देखिए जो वैसे एक जो ये पर्सनली है, जो इस्लाम जो है, इस्लाम में भी वो सेम आइडियल्स हैं जो किसी अन्य धर्म में हैं, लेकिन बात वो है कि कुछ लोगों ने, जैसे बगदादी मान लीजिए जो ISIS का है, इन्होंने अपने फ़ायदों के लिए जो पॉलिटिक्स है, एस्पायरेशन है अलग देश बनाने की, जैसे ये कहते थे कि अलग देश बनाएंगे हम, और इन्होंने अपने पॉलिटिशियन जो एस्पायरेशन है, एम्बिशंस है, उसका यूज़ करते हुए इस्लाम का एक नाम खराब कर दिया है। नहीं तो देखिए सभी धर्मों में सेम वही बात है, सभी सेम चीज़ है। और एक वैसे एक चलो बाद में डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। इंडिया जो है, इंडिया का देखिए उनकी डाइवर्सिटी में स्टेक है, जो हम सेम बात किए, वो एक मॉडल साबित हो सकता है। और जो इंडिया है, इनके साथ में देखिए अपनी डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल भी स्टैब्लिश कर सकता है। देखिए अगर इंडिया उनको कहे कि जो हमारा इब्सा ग्रुप है, जो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, अगर इब्सा में अगर इंडोनेशिया को भी शामिल किया जाए तो इनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों बड़ी डेमोक्रेसीज हैं 3 कॉन्टिनेंट्स की, यानी इंडिया एशिया की, और ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका की, साउथ अफ्रीका है अफ्रीका की। वो बात अलग है कि इंडोनेशिया एशिया की ही है इंडिया की तरह में, लेकिन अगर ये शामिल होते हैं तो उनके भी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल बढ़ जाएंगे। उसके बाद में पॉइंट आता है कि कैसे इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की बात पर जोर देते हैं। ये कहते हैं देखिए वो टाइम गया जब ट्रेड से पता लगता था स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक्स। नाउ दीज आर द डेज व्हेन वी हैव मोर फोकस ऑन द इन्वेस्टमेंट, व्हेन द कंट्रीज डू मोर इन्वेस्टमेंट इन द अदर कंट्रीज, दिस मीन्स दैट दे हैव द स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स। तो इसलिए हमें भी, ये कहते हैं कि हमें भी इंडोनेशिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए थोड़ा उल्टा हो गया, हम तो सारा दिन बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, आर्टिकल लिखने वाले ये कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इंडोनेशिया के अंदर। और ये कहते हैं कि यही प्रेसिडेंट जोकोविक की टॉप प्रायोरिटी है। और उन्होंने देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करी, उन्होंने कहा कि जो हमें फॉरेन इन बातों पर फोकस किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म सेक्टर्स। और इंडिया का भी एग्जांपल देखिए, इस जो विजिट है उससे ये ऑब्जेक्टिव सिद्ध करने में फ़ायदा होगा। जैसे काफ़ी एरियाज़ हैं, कोल है, टेक्सटाइल है, स्टील है, ऑटो है, बैंकिंग सेक्टर है, यहाँ तो देखिए इंडिया के रिलेशन अभी यानी ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है इंडोनेशिया से इन चीज़ों में, जैसे कोल और बैंकिंग। और ऊपर जैसी चीज़ें हैं, यहाँ भी इंडिया अपनी रिलेशनशिप बढ़ा सकता है और बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा और भी किया जा सकता है, रिलेशनशिप बढ़ाई जा सकती है। ये देखिए यहाँ पर ये जो इंडोनेशिया के ये रीजन है, ये जो इसके वेस्ट वाले रीजन है, यहाँ पे काफ़ी सेज वगैरह बनाए जा रहे हैं। थोड़ा यहाँ हो गया, यहाँ पे मान लीजिए आप, यहाँ पे देखिए हमारे जो चेन्नई है, यहाँ के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की जा सकती है। ये देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी आएगी बढ़िया ढंग से, शिप वगैरह आएंगे तो एक ट्रेड बढ़ सकता है। तो एक कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। फाइनली क्या है, फाइनली तो बात तो वही निकलती है, देखिए एजुकेशन और कल्चर और पीपल टू पीपल कंटेक्ट ये भी बढ़ाए जाएं। और कैसे बढ़ा सकते हैं हम, साफ साफ किया कि हमारे कल्चरल रिलेशन ऐसे बढ़ा सकते हैं कि हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में उनके लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाए और यह ट्रेनिंग दी जाए, उनके लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए। इंडियन टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन प्रोग्राम जो है उनके अंदर में इनके लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। और एकेडमिक जो एक्सचेंज है, हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह के जो प्रोफेसर आते जाते हैं, और इस तरह की विजिट्स भी बढ़ाई जाएँ। और जो वोकेशनल ट्रेनिंग भी हम दे सकते हैं इंडिया कंपनी इंडोनेशिया के लोगों को वहाँ पर। इस तरह से एक रिलेशन, पीपल टू पीपल रिलेशन बढ़ाए जा सकते हैं और इंडिया सीख भी सकता है। देखिए इंडोनेशिया ने टूरिज्म सेक्टर को बहुत अच्छा बढ़ावा दिया है और इंडिया इस चीज़ से सीख भी सकता है। बस यही पूरा का पूरा जो आर्टिकल था। तो इस पर तो देखिए कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं है, साफ साफ सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये क्वेश्चन एक अभी बना देते हैं क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे हिंदी में बोलता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे दोनों के देशों के रिलेशन, इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। सो व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स दैट स्टिल द पोटेंशियल हैज़ नॉट बीन रियलाइज्ड। समझ गए ना, कौन से ऐसे रोड ब्लॉक्स हैं जिनसे हमारे दोनों के देशों के बीच के रिलेशन अभी भी इतने अच्छे नहीं हैं और जबकि इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इस आंसर में आपको रोड ब्लॉक्स बताने हैं कौन कौन से रोड ब्लॉक्स हैं। अगला जो आर्टिकल है वो बीडी सेक्टर से रिलेटेड है। देखिए कंटेक्स्ट क्या है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उन्होंने ऐसे अनाउंस किया कि जो जैसे डीमेरिट गुड्स हैं, डीमेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है, यानी दूसरे को भी नुकसान होता है। यानी देखिए तंबाकू पीने से, बीड़ी पीने से ना सिर्फ इनका नुकसान होता है बल्कि जो उनके साथ में होते हैं उनका भी नुकसान होता है। और जीएसटी काउंसिल ने कहा कि जो डीमेरिट गुड्स हैं जैसे कि तंबाकू, जीएसटी में इनका रेट होगा 28% प्लस में एडिशनल सेस, यानी इन पे इतना टैक्स लगेगा, 28% तो लगेगा ही लगेगा और एडिशनल सेस भी लगेगा। और देखिए इसमें सभी चीज़ आते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंडियाज डेवलपमेंट परस्पेक्टिव दैट दिस मीन्स ऑल द टबाकू प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द बीडीज एंड च्यूइंग टबाकू।
यह सब प्रोडक्ट्स इसमें आने चाहिए, तंबाकू, बीड़ी और जो च्यूइंग तंबाकू चबाना। बीड़ी सेक्टर एक एग्जांपल है। देखिए बीड़ी सेक्टर को, यानी जो बीड़ी बनाते थे उनको शुरू में एग्जेम्पशंस दी गई थी वैल्यू एडिड टैक्स यानी वेट से और इन एक्साइज टैक्स से भी। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा कहा जाता था कि जो लोग बीड़ी बनाते हैं वो गरीब लोग बीड़ी बनाते हैं और उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है कि उनको टैक्स से एग्जेम्पशन दी जाए। और देखिए इंडिया का जो लार्ज स्केल बीड़ी प्रोड्यूसर्स हैं सॉरी, और इसका फायदा उठाया जो हमारे जो बीड़ी के जो लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स हैं, यानी छोटी छोटी कंपनियां बन गई, यहाँ भी गुट बन गए। यानी गरीब लोगों ने तो बीड़ी बनाना छोड़ दिया, लेकिन एक छोटी छोटी कंपनियां थे और बाद में जो बड़ी हो गई उन्होंने एक बीड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने ये जो टैक्स एग्जेम्पशन है यानी टैक्स में छूट थी गरीबों के लिए जो लोग बीड़ी बनाते हैं, उस छूट का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने तिजोरियां भरनी स्टार्ट कर दी। और देखिए बीड़ी तो देखिए साफ साफ एक डीमेरिट गुड इसको बताया गया है लाइक अदर टबाकू प्रोडक्ट्स। और देखिए कुछ भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इनको नहीं देनी चाहिए। अगर सिगरेट पर टैक्स लगता है तो बीड़ी पे भी टैक्स लगना ही चाहिए। बल्कि देखिए जो सिगरेट है वो ज़्यादा खतरनाक है, हालांकि बीड़ी है जो देखिए अब क्या है, अब बीड़ी सेक्टर की लॉबिंग हो रही है। यानी जो बीड़ी का सेक्टर है, जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, बीड़ी इंडस्ट्री लॉबी कर रहा है जीएसटी काउंसिल से कि हमें अभी भी टैक्स मुक्त रखा जाए या फिर कम से कम टैक्स लगाया जाए। आप जो 28% टैक्स हैं उन पर हम पे ये टैक्स ना लगाएं और इनको यानी जो डीमेरिट गुड्स हैं उसमें बीड़ी को शामिल ना करें। इस तरह की ये लॉबी कर रहे हैं अभी बीड़ी वाले। लेकिन देखिए गवर्नमेंट को स्ट्रांगली रेसिस्ट करना चाहिए इनके एक एफर्ट्स को, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद होता है गुड गवर्नेंस यानी इफेक्टिव रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना और एंटी करप्शन। और देखिए इन चीज़ों के लिए बीड़ी सेक्टर पे ज़्यादा टैक्स लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए गुड गवर्नेंस क्या होता है, क्वेश्चन भी आया था मेंस का। गुड गवर्नेंस होता है कि एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज टू प्रोवाइड द गुड एडमिनिस्ट्रेशन टू द पीपल विच इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल और मेनली फॉर द डिसएडवांटेज सेक्शंस हु कांट अफोर्ड द बेसिक एमिनिटीज। तो देखिए गुड गवर्नेंस यही तो है। अब बीड़ी से क्या होता है, बीड़ी से तमाम तरह के नुकसान होते हैं। बीड़ी पी के लोगों को कैंसर हो जाता है। आप देखिए गांव में लोग बीड़ी पीते हैं बहुत ज़्यादा, तो कैंसर हो जाता है, हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, फिर वो उनके पास में पैसे भी नहीं होते कि वो अपना इलाज करवा सकें। और इसी से गवर्नमेंट, मेन नुकसान गवर्नमेंट को ही होता है आमतौर पे। अब उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट काफ़ी तरह की स्कीम्स चलाती है, जैसे कि आप आरोग्य स्कीम है और एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, इस तरह की स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट को। तो अंत में पैसा तो गवर्नमेंट को भरना ही पड़ता है। तो एक तरह से बीड़ी जो सेक्टर है वो नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाता है, फ़ायदा कम होता है इससे। आगे क्या पॉइंट है इसके, क्यों ये देखिए वही बात, सेम बात है कि पुराने टाइम में इसको इसलिए एग्जाम्पशन दी गई थी क्योंकि ये कहा गया था कि जो बीड़ी सेक्टर है वो गरीबों का सेक्टर है और गवर्नमेंट को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों की जो हेल्थ है उसको सुरक्षित की जाए। और देखिए अगर इंडिया बीड़ी पर अपने टैक्स कम करता है तो इससे क्या होगा, गरीबों को ही ज़्यादा नुकसान होगा। वो सेम बात जो हमने डिस्कस करी, वो बीड़ी पियेंगे उनकी हेल्थ ख़राब होएगी और उनकी इससे क्या होता है, तमाम तरह के डिजीज इनसे होते हैं, खर्चा होता है। और एक चाइना का भी इन्होंने एग्जांपल दिया आर्टिकल लिखने वालों ने, इन्होंने कहा कि चाइना में भी देखिए बीड़ी सिगरेट पीने से इनका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है बल्कि कम नहीं होता, यानी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, उससे ज़्यादा हेल्थ में नुकसान हो जाता है। और हमने भी हमारे देश में एक रिसेंट स्टडी में यही पाया था कि जो इनको बढ़ावा देने से जो हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कैंसर जैसे रोग हैं ये बल्कि ज़्यादा है कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी जो डेंगू मलेरिया होता है उससे भी ज़्यादा इनका खर्चा होता है, जैसे कि ये हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा इनसे जो बीड़ी सिगरेट से रिलेटेड हेल्थ इफेक्ट्स हैं जैसे कि कैंसर। और देखिए तंबाकू जो कंट्रोल है वो प्रो पुअर ही होगा, यानी बहुत सारे कंट्रीज़ ने ये इंप्लीमेंट भी कर दिया है जैसे बांग्लादेश वगैरह ने, और ये प्रो पुअर होगा। यानी जो अगर इससे देखिए गरीबों की एम्प्लॉयमेंट नहीं जाएगी, उनका रोजगार नहीं छीनेगा बल्कि फ़ायदा होगा उनको बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए साफ साफ एक हम क्या हैं, हम एक तंबाकू को रोकने के लिए WHO की जो फ्रेमवर्क है, WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द टबाकू कंट्रोल, इसके हम जो हैं FCTC इसको कहते हैं। अपने आंसर में कोट कीजिएगा इसको, तंबाकू को रोकने की या बीड़ी को रोकने की जब भी बात आए तो FCTC को कोट कीजिएगा, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द टबाकू कंट्रोल। तो देखिए हम इसके साफ साफ सिग्नेटरी हैं और हमें इन पे टैक्स बढ़ाना चाहिए। रियल और इन्फ्लेशन देखिए अब हुआ क्या है, अगर देखिए हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक्साइज रेट को माने, यानी देखिए कुछ तो देखिए महंगाई भी बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, अगर हम इसको भी कंसीडर करें तो साफ साफ जो है बीड़ीज पर जो टैक्स है वो बल्कि कम हो गया है 10 साल पहले। यानी जितना टैक्स बीड़ी वाले दे रहे थे 10 साल पहले वो टैक्स अब बल्कि वो इससे 20% कम टैक्स वो दे रहे हैं, क्योंकि देखिए महंगाई बल्कि ज़्यादा बढ़ गई है और इन पर टैक्स नहीं बढ़ा है। यानी 10 साल से भी पहले कम टैक्स ये दे रहे हैं। और इसलिए ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टबाकू कंट्रोल को इस प्रोस्पेक्टिव से, सोशल इक्विटी के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए और इस पर बीड़ी पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, देखिए
अब देखिए, आपने देखा होगा कि एक ज़बरदस्त कैंपेन हमारी गवर्नमेंट ने चलाया था, और सिगरेट के पैक के ऊपर आपने देखा होगा कि एक बड़ी पिक्चर, पहले तो इसको बात थी कि 85% बढ़ा दिया जाए, और जैसे मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि मूवीज़ में सिगरेट को धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, इस तरह का कैंपेन चलाते हैं। तो एक केस स्टडी सामने आई कि इस तरह का जो कैंपेन चलाते हैं कि खासकर जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास पे इसका इफेक्ट होता है, लेकिन रूरल क्लास पर इसका इफेक्ट नहीं होता है। रूरल क्लास को इसका इफेक्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे जो छोटी क्लासें हैं उन पर टीवी की एक्सेस भी नहीं है। आप देखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर गरीबी इतनी ज़्यादा है कि टीवी नहीं है तो टीवी, लेकिन वहाँ पर रेंज नहीं आती, केबल कनेक्शन नहीं है, इवन रेडियो है, उनसे भी कई बार ये वंचित होते हैं। तो इस कैंपेन का फ़ायदा उन लोगों को नहीं हो रहा है, रूरल क्लास को इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनको अभी भी जो स्मोकिंग के जितने ज़्यादा डेंजर्स है उनका खतरों का नहीं पता लग पा रहा है। तो उसी तरह जैसे देखिए शहर में तो स्मोक फ्री जोन्स होते हैं, आजकल काफ़ी जागरूकता है, और जैसे सार्वजनिक स्थानों पर, मेट्रो वगैरह के जो नीचे है यहाँ पर, और आप सिगरेट नहीं पी सकते, रेलवे स्टेशन पर आप सिगरेट नहीं पी सकते, आप पर फाइन लग जाएगा। ऐसे स्मोक फ्री जोन्स तो वहाँ तो है नहीं। देखिए साफ साफ गाँव में ऐसे स्मोक फ्री जोन्स नहीं हैं, और इसलिए तंबाकू पर जो टैक्स लगाया जाता है वो एक इफेक्टिव मेजर है। यानी जो रूरल इलाकों में जो नहीं रुक पा रहा है बीड़ी सिगरेट पीना, वो टैक्स बढ़ाकर उसको रोका जा सकता है। क्योंकि देखिए बीड़ी इतनी सस्ती होती है, एक पैक में कितने 10-20 बीड़ी आती होगी शायद, और इतनी सस्ती होती है कि मांगने पर दे भी देते हैं। आपने देखा होगा कि थोड़ी मजाक की बात है, गांव में आपने देखा होगा कि एक दूसरे से बीड़ी मांग लेते हैं, वो दे देते हैं। सिगरेट कोई नहीं देता, सिगरेट 10-15 रुपये की आती है, इसलिए देते नहीं हैं। तो अगर ये बीड़ी भी महंगी हो जाएगी तो कम से कम बीड़ी का इस्तेमाल लोग करेंगे और कम ही पियेंगे, और ये हमारी फिजिकल पॉलिसी के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। यही पूरा का पूरा देखिए जिसे आर्टिकल था, बीडी को पे टैक्स बढ़ाया जाए। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही, और जो वो बात थी आर्टिकल्स डिस्कस करने वाली और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल डिस्कस करने वाली, वो उस बात को हम आज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन। चले जाएंगे। अब आप इसको छोटा सा एग्जांपल ऐसे लीजिए, ये इस एटम के अंदर में तीनों के तीनों यानी जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव स्टेबल स्टेट में है। अगर थोड़ा सा स्टिमुलेट दें किसी कारणवश, अगर वो एटम हाई एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं तो वो एक्टिविज्म हो जाएगा इनका। यही जुडिशरी के साथ में अभी बराबर पड़े हैं, लेकिन कुछ स्टिमुलेट होने के बाद में हायर स्टेट में चले जाएंगे तो वो एक्टिविज्म होएगा, वो जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाएगा। तो ये है। अब केस जानते हैं कि इस केस में जुडिशियल एक्टिविज्म की बात हो रही है। कंटेक्स्ट ये है, देखिए उत्तराखंड में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया। उन्होंने क्या किया कि 3-4 जो लिक्विड शॉप्स थी, लिक्विड सेल को बैन कर दिया इन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने शराब की बिक्री पर बैन कर दिया, और इससे रिलेटेड ये केस भी नहीं था। और इससे देखिए ये काम जो है किसी भी, जैसे आप बिहार में देखिए, बिहार में जो लिक्विड की सेल को प्रोहिबिशन किया गया है वो सरकार ने किया है। तो किसी भी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप शराबबंदी पर बैन यानी शराब बेचने पर बैन लगाते हो तो ये काम सरकार का नहीं, ये काम सरकार का है, ये काम जुडिशरी का नहीं है। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया, और उन्होंने देखिए ऐसा करके जो लीगल लिमिट्स हैं यानी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, और उन्होंने यह कहा कि जो वर्शिप्स हैं यानी 4 धाम है वहाँ पे, ये 3 डिस्ट्रिक्ट की बात है, जो रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, अप्रैल 2017 से ये बैन हो गया, और इनके दायरे में यानी एक जो ये वर्शिप्स के प्लेस हैं, पवित्र स्थान है, इनके आसपास शराब नहीं बेची जाएगी। और उन्होंने 3 गुरुद्वारों के 5 किलोमीटर के दायरों में तंबाकू बेचने पर भी रोक लगा दी। इस तरह के उन्होंने अभी फैसले लिए। तो एक तरह से साफ साफ ये सरकार का काम है जो कि जुडिशरी कर रही है। और विचित्र बात देखिए, आप पैराडॉक्स देखिए, जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी वो पिटीशन थी एक हरिद्वार में एक शराब के ठेके से रिलेटेड। यानी कोई पिटिशनर, कोई बंदा कोर्ट में गया था, दिल्ली हाई कोर्ट, ये उत्तराखंड हाई कोर्ट में यह बात लेके कि हरिद्वार के पास में एक शराब का जो ठेका चलाया जा रहा है आप उस पर बंद कीजिए। इनको तो देखिए, जो हरिद्वार में जिस बात को लेकर पिटिशनर कोर्ट में गए थे उस बात पर तो इन्होंने बैन लगाने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि जो शराब का ठेका वहाँ पर चलाया जा रहा है वो जो प्रोहिबिशन से रिलेटेड है उसके दायरे से बाहर है, यानी शहर से बाहर है, और जो वर्शिप्स प्लेस है उससे बाहर है, इसलिए इस पर बैन लगाना उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने बैन लगा दिया इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में, पूरे 4 धाम जो हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने बैन लगा दिया। और 4 धाम में से एकदम जो पवित्र धाम है यहाँ पे, और गुरुद्वारे में भी जो 5 किलोमीटर के दायरे में तंबाकू बेचने पर इन्होंने बैन लगा दिया।
तो साफ साफ देखिए, थोड़ा तो जुडिशियल एक्टिविज्म इसे कह सकते हैं। उन्होंने क्या इसका पीछे रीजन क्या दिया? जुडिशरी ने रीजन दिया साफ साफ कि आर्टिकल नंबर 47 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो आर्टिकल नंबर 47 है उसमें साफ साफ लिखा गया कि जो पब्लिक की हेल्थ है उसको बढ़ावा दिया जाए, उनके न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ावा दिया जाए, और किसके लिए? जो पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव किया जाए, इस तरह की बातें हैं उसमें। और जो ड्रिंक्स हैं, ड्रग्स हैं, उनको बैन किया जाए। तो जुडिशरी ने आर्टिकल नंबर 47 जो डीपीएसपी का उसका हवाला दिया। उसके बाद में देखिए जो जुडिशरी के डिसीजंस हैं, कई बार आमतौर पे होता क्या है, आमतौर पे जुडिशरी कभी भी डीपीएसपी को इन्फोर्स नहीं करती है, और कभी कभी देखिए फंडामेंटल राइट्स को यूनिफाई करने के लिए वो डीपीएसपी का सहारा लेती है, लेकिन आमतौर पे वो डीपीएसपी को इन्फोर्स नहीं करती है। जो डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, यानी जो आर्टिकल नंबर 36 to 51 है, ये देखिए ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार को दिए हैं कि आपको इनके दायरे में रहकर काम करना है और इनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। तो ये काम जुडिशरी का नहीं है उनको इन्फोर्स करना। जुडिशरी टाइम टू टाइम, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो जुडिशरी याद करवा सकती है सरकार को, क्योंकि भाई आप डीपीएसपी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, इसको इंप्लीमेंट कीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जो सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल नंबर 44। अब देखिए सरकार ने, जुडिशरी ने इस केस में साफ साफ मना कर दिया। मतलब वैसे तो किया था, देखिए साहबानो केस है ना, साहबानो केस में 1947 में वैसे तो जुडिशरी ने इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन हाल फिलहाल में एक और केस सामने आया था जिसमें जुडिशरी ने यह कहा था कि सरकार को कि साफ साफ आप इसे इंप्लीमेंट कीजिए, आपका ये काम है, डीपीएसपी में ऐसा लिखा हुआ है। तो बात वही निकलती है कि आमतौर पर जुडिशरी डीपीएसपी को इन्फोर्स करने की कोशिश करती नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का केस आए वहीं कोशिश करती है। और जो ये देखिए टाइम टू टाइम इनको जो करना पड़ता है, यानी ये गवर्नमेंट पॉलिसीज आनी चाहिए और ये सब होना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो जुडिशरी का काम वही है कि वो बार बार उनको याद दिलाएं, और ऐसा नहीं कि आप कुछ भी इन्फोर्स कर दें, कुछ भी पॉलिसीज ले आएं, क्योंकि बात ये निकलती है कि जुडिशरी एक्सपर्ट नहीं है। अब सरकार तो कोई कानून बनाती है तो सरकार क्या करती है, सरकार कानून जब भी कोई बनाती है तो एक्सपर्ट्स की राय लेती है, सिविल सोसाइटी की राय लेती है। और कई बार तो आप देखिए जैसे इस एनडीए सरकार ने माई गवर्नमेंट एक वेबसाइट चलाई हुई है, माई गवर्नमेंट, इस तरह से यहाँ पर आप भी अपनी राय दे सकती हैं। जब भी कोई नया कानून आना होता है तो उससे पहले जनता की राय मांगी जाती है। अब जुडिशरी थोड़े ना कोई एक्सपर्ट है, जो 3 जज बैठे हैं वो एक्सपर्ट नहीं है, उनके पास में ना तो सारी इन्फॉर्मेशन है, ना सारी पार्टीज का वो व्यू कंसीडर करते हैं। तो कोई भी पॉलिसी उनके द्वारा बनाए जाना एक डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है, क्योंकि डेमोक्रेसी होती क्या है कि जनता अपने लिए कानून खुद बनाए, यानी जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी गई है। अगर वो कानून बनाए जा रहे हैं तो इसका मतलब वो कानून जनता द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो जुडिशरी जनता द्वारा चुनी नहीं गई है। इसके बाद देखिए उसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस साल के शुरुआत में एक पूरा नेशन वाइड जो अल्कोहल पर यानी शराबबंदी पर रोक लगाने से मना कर दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पूरे देश में शराब बंद करना ये हमारा काम नहीं है, सरकार को इसमें देखना होगा। तो इस पूरे आर्टिकल का कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन तो देखिए साफ साफ यहाँ निकलता है कि शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने भी सावधान किया था अपने जजेस को लेकर कि आप वही काम कीजिए जो आपके दायरे में आता है, जो आपकी जुरिडिक्शन में आता है, और जो चीज़ आपकी जुरिडिक्शन में नहीं आती है आप उस पर काम मत कीजिए। और सेम वही बात निकलती है कि देखिए आपका आइडिया अच्छा हो सकता है कि आपकी इंटेंशंस अच्छी हो या फिर आपका आइडिया अच्छा हो, लेकिन हर केस में आपका आइडिया अच्छा नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पूरी टर्की में ये लोग जो है अलग देश की मांग कर रहे हैं, अपने राइट्स की मांग कर रहे हैं, और टर्की की जो आर्मी है इन पर अत्याचार करती है, या फिर आप कह सकते हैं, नहीं तो देखिए आतंकवाद की कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई इसको अत्याचार कहेगा, कोई कहेगा कि हम हमारी सॉवरेनिटी को बचा रहे हैं, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि वो अत्याचार कर रहे हैं या फिर उनको हटा रहे हैं? टर्की कहेगा कि हम हमारे देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कि कुछ लोग इसको टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुर्दिस्तान है वो ये कहेगा कि हम हमारे पर अत्याचार हो रहा है। तो कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है आतंकवाद की। इसीलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1996 में टेररिज्म की कन्वेंशन है, इसमें इंडिया ने ऑर्गेनाइज करने की मांग करी, और इंडिया ने कहा कि एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए टेररिज्म की, लेकिन आज तक ये कन्वेंशन पास नहीं हुई, क्योंकि कोई प्रॉपर डेफिनेशन आतंकवाद की है ही नहीं। चलो मेन मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए अलग देश की मांग कर रहा है टर्की। तो कहने का मतलब ये है कि टर्की 2 फ्रंट्स पर लड़ रहा है। एक फ्रंट पे ये अपने ही देश में कुर्दिस्तान के खिलाफ में लड़ रहा है, यानी कुर्द के खिलाफ में लड़ रहा है। दूसरा ये जो टर्की है वो सीरिया के अंदर में ISIS के खिलाफ में लड़ रहा है, यानी जो ISIS आपको पता ही होगा, दाइश इस्लामिक स्टेट जो है। और देखिए अब क्या हुआ है, अब कुर्दिस्तान फ्रीडम फैल्कन यानी जो एक स्प्लिंटर ग्रुप है PKK का, PKK तो देखिए एक
डेमोक्रेसी में शामिल है, प्रॉपर इलेक्शन लड़ता है पीकेके। और इसका जो स्प्लिंटर ग्रुप है, यानी जो इससे अलग हुआ है, जिसका नाम है टीएके। जैसे आपको याद होगा 1905 में अलग हो गए थे। 1905 में मतलब ये एग्जांपल तो शायद आप कंसीडर ना कर सकेंगे, लेकिन एक छोटा सा मान लीजिए, जब ये पकड़े गए थे, एक लोग थे मॉडरेट्स से जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अब दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट। हालांकि एक्सट्रीमिस्ट बम वगैरह तो नहीं फोड़ते थे, वो थोड़ा उनका स्टांस रेडिकल था, लेकिन इसी एग्जांपल मान लीजिए सिर्फ इसे, जो कुर्दिस्तान फ्रीडम फाल्कोन्स है, ये इनका स्प्लिंटर ग्रुप है, इनसे अलग हुआ है, लेकिन वो थोड़ा रेडिकल, ज़्यादा रेडिकल है। 1905 में जो मॉडरेट्स और कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए थे, एक्सट्रीमिस्ट से भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल आप इसको कह सकते हैं कुर्दिस्तान। ये असली लड़ाई वहाँ पर लड़ रहा है हथियार का यूज करते हुए। और देखिए, लेकिन क्या है, वहाँ पे टर्की एक टाइम में एक अच्छा देश माना जाता था, जिसकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में उन पे जो बॉम्ब अटैक्स है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो टर्की की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी की पूरी चरमरा गई है। लेकिन कुछ हद तक ये प्रॉब्लम टर्की द्वारा ही क्रिएट की गई है। देखिए, टर्की ने साफ साफ ISIS को सपोर्ट किया, यानी टर्की को यह लगता था कि जो ISIS है वो कुर्द के खिलाफ लड़ सकते हैं और कुर्द को ख़त्म करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। तो उनको लगा कि ISIS हमारे दोस्त बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने ISIS को एक सप्लाई लाइंस प्रोवाइड करी, यानी हाईवेज पर खुली छूट की है कि आप अपना तेल बेचिए, ब्लैक मार्केटिंग कीजिए, हम आपको तंग नहीं करेंगे। फिर इन पर काफ़ी प्रेशर डेवलप हुआ, काफ़ी प्रेशर पूरी दुनिया का इन पर डेवलप हुआ, तो इन्होंने एक बात कही कि ठीक है, हम भी ISIS के खिलाफ लड़ेंगे सीरिया के अंदर जाके। तो अब ये दो फ्रंट पर लड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम है जो इनके द्वारा ही क्रिएट की गई है कि पहले इन्होंने ISIS को क्यों सपोर्ट किया। तो ये पूरा आर्टिकल है, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता इसमें है नहीं, और क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और यह काम आपका नहीं है, और जिसका ये काम है पॉलिसीज बनाना और उसको इन्फोर्स करना, यानी पॉलिसीज बनाना हमारा काम है पार्लियामेंट का या फिर असेंबली का, लेजिस्लेचर्स का, और उसको इन्फोर्स करने का काम है सरकार का, यानी एग्जीक्यूटिव्स का। ये काम सरकार के हैं तो आप इनको ही करने दीजिए। तो ये पूरा इसका सारांश कह सकते हैं जो निकलता है। क्वेश्चन निकलता है आपके लिए, क्वेश्चन है इनमें से कौन कौन से वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ साफ मेंशन्ड हैं? ड्रग्स, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन। तो आप इसका आंसर दीजिए, और ऑप्शन तो आप बना ही लोगे, 1 2 3 या फिर कुछ भी करके। टाइम कम था, आज ऑप्शन नहीं बना पाया इसलिए। तो इन तीनों में से आप इसका वैसे ही आंसर दे सकते हैं। तीनों में से कौन कौन से वर्ड्स साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हैं। और जो एक क्वेश्चन मेंस का आपको लिखना है, कल आपने कई लोगों ने क्वेश्चंस लिखे और बहुत अच्छे आंसर्स लिखे, और जो बात है डिस्कशन की, हाँ डिस्कशन भी इसके आंसर कर लेंगे आज, नहीं तो कल से इनकी शुरुआत हम कर लेंगे डिस्कशन का। कल भी हमको जो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स डिस्कस करने थे वो नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो कोशिश करते हैं आज से कर पाएँ, और ये जो इनके आंसर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो PDF है, इसकी PDF भी 1-2 दिनों में आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो अगला आर्टिकल है वो टर्की से रिलेटेड है। देखिए, टर्की जो है एक यहाँ पर आतंकवाद से रिलेटेड आर्टिकल है कि टर्की में किस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। वैसे तो देखिए, टर्की के अंदरूनी मामलों की जो है हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, फिर भी एक थोड़ी सी जनरल नॉलेज के लिए हमें खबर होनी चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है। अब होता क्या है, देखिए, टर्की में एक मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी क्राइसिस उभर कर आ रहे हैं। अब फिलहाल टर्की देखिए 2 फ्रंट पर लड़ रहा है। अब आपको कुर्द की प्रॉब्लम के बारे में पता होगा, ठीक है, मैं थोड़ा आपको कुर्द के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, कुर्द एक ऐसी एथनिसिटी है, ये ओटोमन एम्पायर से ये स्टार्ट होता है। जब देखिए ओटोमन एम्पायर आपको याद होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान में जो ओटोमन एम्पायर था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, और तब कई सारे अलग अलग देश बने थे। तब उस टाइम पे कुर्द एक ऐसी एथनिसिटी है जो स्कैटर्ड है, यानी देखिए ईरान में मान लीजिए 25% है, इराक में 30% है, और यहाँ पर देखिए सीरिया में भी है, टर्की में भी है, इस सारे रीजन में टर्की में है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम सबको मिला के एक अलग देश की मांग कर दी जाए। हमारा अच्छा खासा एरिया है, देखिए आप, अगर ये एरिया सारा काट दिया जाए तो कुर्दिस्तान की एक देश की मांग इस एरिया में होती है। तब होता क्या, देखिए इराक में तो वो एक उनको ऑटोनमी मिली हुई है, यानी थोड़ा भी ऑटोनमी उनको है, और वो अपने आप से अपने अफेयर्स जो हैं उसको रेगुलेट करते हैं। टर्की में इनको आतंकवाद की संज्ञा दी जाती है, यानी कुर्द जो है टर्की में आतंकवादी कहलाए जाते हैं। जब भी वो अलग देश की मांग करते हैं वो आतंकवादी कहलाए जाते हैं, और उन पर एक रिप्रेशन होता है। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो वो डेमोक्रेसी में भी आ गए हैं। एक है PKK और एक है TAK, यानी TAK जो है, जो अलग देश की कुर्दिस्तान की मांग करता है, टर्की ने इसको आतंकवादी संगठन कहते हैं और इस पर दमन करते हैं, और इसको यू कैन से दैट एक फाइट चल रही है, सिविल वार आप कह सकते हैं साफ साफ कि गुड मॉर्निंग, टुडे इज 13 दिसंबर 2016 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं उन आर्टिकल्स पर जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं।
सबसे पहले जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम वो है जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड आर्टिकल। ये देखिए साइड में छोटा आर्टिकल, नीचे टर्की से रिलेटेड आर्टिकल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दो तीन वर्ड्स, दो तीन लाइनें इसमें डिस्कस करेंगे। और जो मेन आर्टिकल है वो आज है फोटोस्टेटेड कॉपी के राइट से रिलेटेड। या आपको याद होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की जो बेंच थी उन्होंने एक जजमेंट दी थी और उन्होंने फोटोस्टेट करने के अधिकार को बरकरार रखा था, जो कि एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सेम केस गया डबल बेंच में, हाई कोर्ट की डबल बेंच में सेम केस गया और उसमें भी इन्होंने, जो जजेस की बेंच है, 2 जजेस की बेंच ने इस फैसले को बरकरार रखा और इस बैलेंस को, एजुकेशन और जो पब्लिशर्स के राइट है, इस बैलेंस को बरकरार रखा। जो ये आर्टिकल है इंडो पैसिफिक पोटेंशियल, ये इंडोनेशिया से रिलेटेड आर्टिकल है, यानी इंडिया और इंडोनेशिया रिलेशंस की बात इस आर्टिकल में की गई है। नीचे जो आर्टिकल है ये आर्टिकल है जीएसटी से रिलेटेड, यानी जीएसटी में बीड़ी सेक्टर को लाने से रिलेटेड, यानी बीड़ी पे टैक्स बढ़ाया जाए और उससे हो रहे हेल्थ इफेक्ट्स को रोका जाए, यानी जो रॉन्ग हेल्थ इफेक्ट्स हो रहे हैं बीड़ी पीने से उसको रोका जाए टैक्स बढ़ाकर। और जो ये साइड में आर्टिकल है ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये वही डीमोनेटाइजेशन की से रिलेटेड आर्टिकल है और काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कस हो चुका है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड। देखिए, कंटेक्स्ट बताने से पहले मैं आपको जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हमारे देश में हमारी जो डेमोक्रेसी है 3 पिलर्स पर टिकी हुई है। एक है जुडिशरी, 2 है लेजिस्लेचर और तीसरा है एग्जीक्यूटिव। ये देखिए 3 ब्रांचेस और 3 हमारी जो है डेमोक्रेसी इन तीनों पर टिकी हुई है। और होता क्या है, देखिए डेमोक्रेसी आइडियली तब सबसे अच्छा काम करेगी जब ये तीनों के तीनों अपने अपने दायरे में रहकर अच्छा अच्छा काम करें और डेमोक्रेसी को सफल बनाएं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि 2 हमारे जो पिलर हैं, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, जैसे आपने देखा होगा लेजिस्लेचर में अभी बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट अभी पूरा का पूरा डिमोनेटाइजेशन के कारण में जो हमारा विंटर सेशन था पूरा का पूरा धुल गया, कुछ भी काम इसमें नहीं हुआ, यानी लेजिस्लेचर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा देखिए एग्जीक्यूटिव, जब देखिए यूपीए के टाइम में आपको याद होगा बहुत सारे करप्शन के चार्जेस आए थे, 2G स्कैम और जो कॉमनवेल्थ स्कैम्स, तब जुडिशरी ने अपना एक्टिविज्म दिखाया था और हर एक स्कैम में, आप चाहे 2G स्कैम ले लीजिए, उन्होंने एलोकेशंस को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा हम करेंगे एलोकेट, अच्छे से करेंगे। उन्होंने कॉलजी स्कैम में एक जांच की, यानी SIT गठित करी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जो इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने वहाँ पे मांग की और वो हुई उसके बाद में, और काफ़ी घोटाला सामने आया। तो देखिए जब लेजिस्लेचर्स और यानी पार्लियामेंट या फिर एग्जीक्यूटिव्स यानी सरकार ये काम नहीं करते तो जुडिशरी अपना डंडा चलाती है और जुडिशरी एक्टिविज्म वहां देखने को मिलता है। लेकिन ये सिर्फ देखिए, आप इसको छोटा सा और एग्जांपल ले लीजिए। एक्टिविज्म इसको क्यों कहते हैं? एक एटम होता है, एटम में सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल स्टेट में होते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स कभी जब उनको हम एक स्टिमुलेट प्रोवाइड करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर